हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीविकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी के पिछले 5 सालों का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप पेपर पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो समझ जाए कि आपका पूरा का पूरा जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं और हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे और एक एक क्वेश्चन कवर करिए ताकि जो है आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो रचना है वो आपका है राजा भोज की सपना। ठीक है, राजा भोज का सपना जो है ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप भी कमेंट करिए कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने अगला प्रश्न है, भारतीय नींव के लेखक कौन है? तो भारतीय नींव के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतीय नींव के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों यहाँ पे, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं ये आत्मकथा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? इसमें बहुत सारे जो है आपको त्रुटियां मिल जाएगी, अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से दिया, लेकिन इसमें राइट आंसर जो है आपका परीक्षा गुरु हो जाएगा। यानी हिंदी की जो प्रथम मौलिक आपका उपन्यास है वो आपकी परीक्षा गुरु हो जाएगी, जिसमें लाला श्रीनिवास ने इसको लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पे देखिए, एक टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल काव्य की पंक्ति है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये जो है पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो ये छायावाद से संबंधित है, राइट आंसर इसमें छायावाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैदेही वनवास की रचना है? तो यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाला बोधनी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा लहरी की रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है गंगा लहरी की रचनाकार हैं। एक बार आप इसका कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। मैंने इस आंसर को चैट जीपीटी के माध्यम से निकाला है। ठीक है, अब दोस्तों को बता दें एक पॉइंट और कि यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ वो सब 2024 के मॉडल पेपर हैं और 2024 में यानी हर साल 7 सेट पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको 6 सेट करवाने वाला हूँ। ठीक है, 6 सेट पूरा 2024 को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा सेट आ चुका है। आप यहाँ पे ये मॉडल पेपर है, इसका नंबर दिया गया, आप इसे सर्च कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने की खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है? तो खड़ी बोली की जो प्रथम रचना है वो गोरा बादल की कथा मानी जाती है। ठीक है, जिसे जटमल ने जो है लिखा था। नेक्स्ट बात करते हैं, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं? तो तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल सकृत्यान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, कौन सी रचना नाटक नहीं है? तो उसमें अपना अपना भाग ये नाटक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? तो माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनपुरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि जो है ये एक निबंध है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला है? तो चिदंबरा जो है ये इस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संकलित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कामायनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है? तो यहाँ पे राम की शक्ति पूजा जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ था? तो 1982 में प्राप्त हुआ था। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है इसका भी क्वेश्चन आप एक बार सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, हिंदू पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब तीसरा सेट बात करते हैं। 2 सेट हम लोग कवर कर चुके हैं, तीसरा सेट देखते हैं, हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1918 से लेकर 1938 तक जो है ये माना जाता है। वहीं बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म कौन सा है? तो इसमें हमें छांटना है गलत युग्म। तो लास्ट वाला जो आपका आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह जिंदगी और जोक, ये
जिंदगी और जोक है, ये जो है अमरकांत की कहानी है। यहाँ पे लिखा है शिव प्रसाद, तो अमरकांत की कहानी, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है, तो यहाँ पे राइट आंसर कला और संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विद्या की रचना है, तो दीप के जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, वैचारिकी शोध और बोध कृति की रचनाकार हैं, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित हैं, जिसका राइट आंसर दूसरा सप्तक हो जाएगा। ठीक है, बस फटाफट एक बार रिवीजन करना है, देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। कौन सा काव्य आंदोलन के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो छायावाद से संबंधित है। बस क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाता है ये आपको पैटर्न समझना है। नेक्स्ट है, बीती बिहुआरी जागरी कविता प्रसाद जी के किस कृति में संकलित है, तो इसमें लहर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी आगे की काव्य कृति नहीं है, तो इसमें आंगन के पार द्वार जो है ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगले बात करते हैं, अगला सेट 4 नंबर सेट आपके सामने आ चुका है। निम्न से कृति और कृतिकार के एक गलत युग्म है, गलत युग्म छांटना है, कौन सी है, उसमें जो है चंद छंद छना जो है वर्णन की महिमा किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा जो है ये इसमें दिया गया है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत युग्म है। वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, गुलाब राय एक प्रमुख निबंधकार हैं, तो गुलाब राय जो है द्विवेदी युग के जो है निबंधकार माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखित उपन्यास क्या है, तो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखित उपन्यास त्याग पत्र है। ठीक है, वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद का निबंध संग्रह क्या है, तो विचार और वितर्क इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, डायरी विधा रचना नहीं है, तो डायरी विधा की रचना नहीं है, इसमें जो है राइट आंसर रोज नामचा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो उसमें केदारनाथ अग्रवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रयोगवादी कवियों के राहों का अन्वेषी किसे कहा जाता है या कहा गया है, तो उसमें राइट आंसर सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे को माना जाता है। वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति क्या है, तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति चित्रधार को मानी गई है। एक बार इसका आंसर कमेंट करिएगा ताकि जो है मैं इसको बताऊं कि जो है आगे किसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से दूसरा सप्तक में प्रकाशित कवि, तो यहाँ पे धर्मवीर भारती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सुमित्रन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये काला और बूढ़ा चांद के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे नेक्स्ट सेट नंबर आ चुका है। सेट नंबर दोस्तों ये 5वां है आपके सामने। यहाँ पे देखिए, श्रृंगार रस मंडन की रचनाकार है, तो यहाँ पे गोसाई विठल नाथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो ब्राह्मण पत्र के संपादक है प्रताप नारायण मिश्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो खड़ी बोली गद्य के जनक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है खड़ी बोली गद्य के जनक। वैसे भी बहुत सारे इसमें मतभेद हैं इसमें। नेक्स्ट है, रसग रंजन की कृति के लेखक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है, तो रेखा चित्र पर आधारित जो रचना है वो अतीत के चलचित्र हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है वो सर हपा को माना जाता है। इसका आंसर मैंने चैट जीपीटी से निकाला है, एक बार आप सर्च करिएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, तीसरा सप्तक का प्रकाशक वर्ष है, तो तीसरा सप्तक का प्रकाशक वर्ष जो है वो 1959 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, तो इसमें राइट आंसर केशव हो जाएगा, केशव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
सामधेनी काव्य के रचयिता हैं तो सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल काव्य परंपरा से संबंधित है, तो इसमें राइट आंसर सत सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपकी बात करते हैं नेक्स्ट, और ये छठा नंबर जो है आपका सेट है। छठा नंबर सेट की बात करें तो नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार है सदल मिश्र। ठीक है, इसमें करेक्ट एक बार कमेंट करेंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका क्या है, तो उसमें हिंदी प्रदीप जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गोदान किस विधा की रचना है, तो गोदान जो है ये उपन्यास की विधा की रचना मानी जाती है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट, छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक कौन है, तो छायावादी युग के प्रसिद्ध जो आलोचक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो इंसान अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी के जो है लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट है चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा जो है रचनाकार मुक्तिबोध हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर मुक्तिबोध हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी के प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूचना का विद्रोह कथन किसका है, तो यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र का जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कबीर वाणी के डायरेक्टर हैं, तो ये कथन किसका है, तो इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार काव्य कृति काला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया था। ठीक है, हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करने वाले हैं 25 बहुविकल्पीय प्रश्न 2025 के लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और मैं ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा तैयार भी करवा दूंगा। बहुत सारे टाइम आपके बर्बाद हो जाते हैं शॉर्ट वीडियो में, रेस में, आपका एक दिन में भी एक क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ पल में ही आपको मैं 25 क्वेश्चन याद कराने वाला हूं विद ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए देरी किस बात की, समझने की कोशिश करते हैं, फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं। कैसे आप इसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, वो भी आपको समझाते हैं। दोस्तों सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नजर डालते हैं, और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी गद्य विधाओं में जो प्रथम रचना होती है, इससे हर साल एक सवाल पूछा जाता है, पक्का आता है, तो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिए। हिंदी के प्रथम नाटक कौन से, ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए नाटक का नाम है नहुस, और गोपाल चंद्र गिरधर दास जो है इसके रचनाकार हैं। अब इसको कैसे आप ट्रिक के माध्यम से तैयार करेंगे, तो देखिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, कुछ ऐसे आपको कीवर्ड ढूंढने हैं, और उसी कीवर्ड के माध्यम से आपको कुछ ऐसे फनी स्टोरी बना लेनी है, कुछ ऐसा ट्रिक बना लेना है जिसके माध्यम से आप उसे तैयार कर सके। और जब आप बहुविकल्पी में देखेंगे ऑप्शन, तो आप उसी ऑप्शन को टिक करेंगे जो आप ट्रिक के माध्यम से तैयार किए हैं, वही आपको उस टाइम पे याद भी आएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा फायदा आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ मैंने गोपाल कमल लिया है, तो गोपाल अपनी मैया से कहा, गोपाल ने अपनी मैया से कहा नहाऊं, मैं नहाऊं, यानी नहाने की बात हो रही है, और जैसे वो नहाने गए गिरे धड़ से, तो देखिए गोपाल से हो जाएगा गोपाल चंद्र, और जो है नहाऊं यहाँ नहु से हो जाएगा, और गिरेधर मतलब गिरधर दास हो जाएगा। इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से इसे आसान शब्दों में याद कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, और इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए जब गुरु परीक्षा लेता है तो शिष्य लाल हो जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आपका गुरु है परीक्षा जब लेता है तो शिष्य कैसा होता है, लाल हो जाता है। तो यहाँ पे गुरु परीक्षा यानी परीक्षा गुरु हो जाएगा, और लाला यानी लाल हो जाएगा, शिष्य यानी श्रीनिवास हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे और पॉइंट पर। तो प्रथम कहानी अगर आपसे पूछ ले प्रथम कहानी कौन सी हिंदी की, तो आप इसे लिखेंगे प्रथम कहानी। प्रथम कहानी की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे इंदुमती प्रथम कहानी, और किशोरी लाल गोस्वामी इसके रचनाकार हो जाएंगे। तो देखिए
इंदु से यहाँ पे इंदु कॉमन लेते हैं तो इंदु के पिताजी ने कहा इंदु की शादी कर दिया जाए, लेकिन इंदु की मम्मी ने कहा कि इंदु अभी किशोरी है स्वामी, इंदु अभी किशोरी है स्वामी, रुको जरा भी शादी नहीं करनी है। ठीक है, तो इंदु से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंदुमती हो जाएगा और किशोरी यानी किशोरी स्वामी यानी गोस्वामी हो जाएगा। ठीक है, जब यही आप ऑप्शन देखेंगे तो यही सब आपको याद आएगा उस टाइम पे और आप तुक्का मारने के बजाय आप हकीकत में सही आंसर मार के आएंगे वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कुछ अलग प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए रचना लिखा है, यहाँ पे विधा लिखा है, यहाँ पे रचनाकार लिखा है। अब यहाँ पे 3 प्रश्न आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपसे रचना पूछ ले तब भी आपको पता चल जाएगा, विधा कोई पूछ ले एकांकी कहानी उपन्यास तभी पता चल जाएगा, कौन से रचनाकार है तभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कैसे इसको याद कर सकते हैं, देखिए मोहन ने अपने काकी से कहा, मोहन ने कहा ए काकी राकेश अंडे के छिलके खा गया। तो आप इसको ऐसे कहानी बनाइए कि मोहन ने कहा काकी से ए काकी राकेश ने अंडे के छिलके खा गया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से तीनों आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अंडे के छिलके से अंडे के छिलके आ जाएगा, मोहन यानी मोहन राकेश, ए काकी ने एकांकी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 3 रचना है, तीनों नाटक है और यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इसे रचनाकार हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहां से पॉइंट उठाते हैं। तो भारत की जो दुर्दशा है वो बहुत खराब चल रही है इस टाइम पे। तो भारत की दुर्दशा देखकर किसने कहा, नील देवी ने कहा। भारत की दुर्दशा देखकर नील देवी अंधेरे में नाटक करके पानी भरती हैं। ऐसी दुर्दशा हो गई है भैया कि नाटक करके पानी भर रहा है। देखिए क्या जमाना आ चुका है कि भैया हमें पानी चाहिए, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है तो नाटक करना पड़ रहा है उसके लिए। कौन कर रहा है, नील देवी कर रही है। ठीक है, तो देखिए भारत की दुर्दशा, यहाँ पे भारत की दुर्दशा हो जाएगी, नील देवी नाटक कर रही है, नील देवी हो जाएगा, नाटक अंधेरे में करती तो अंधेर नगरी हो जाएगा, ये नाटक है तीनों तो नाटक हो जाएगा, और पानी भरती यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप तैयारी करिए तो देखिए आपको समझ में आएगा कि जो है कुछ चीजें तैयार हो रही हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है आवारा मसीहा रचना है, विधा जीवनी है, रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉमन लिया विष्णु जी। अब विष्णु जी क्या करते हैं, विष्णु जी हमेशा मसीहा बनकर आते हैं, मसीहा बनकर लोगों का जो जीवन है उद्धार करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप समझिए कि विष्णु जी तो विष्णु प्रभाकर हो जाएगा, क्या बनकर आते हैं, मसीहा यानी आवारा मसीहा हो जाएगा, और जीवन क्या करते हैं, उद्धार करते हैं तो जीवनी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए कितने आसान तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट पे, कलम के सिपाही रचना है, विधा जीवनी है, और आपका जो है रचनाकार अमृत राय है। तो इसको देखिए, जिस दिन सिपाही आपने अपने कलम से लिख दिया आपका जीवन अमर हो जाएगा। भाई देखो कोई भी अगर सिपाही आपके बारे में लिख दिया, कोई गलत इंफॉर्मेशन, कोई गलत सूचना, तो आपको सजा भी हो सकती है, और अगर सिपाही अच्छा लिख दे तो आपको जो जमानत भी मिल सकती है। तो ये चीज यहाँ पे है कि सिपाही यानी कलम के सिपाही, कलम से लिख दिया तो कलम के सिपाही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जीवन क्या हो जाएगा, आपका जीवनी यानी अमृत राय हो जाएगा। ठीक है, यहां से अमर से अमृत राय हो जाएगा। इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रचना, ये देखिए रचना है और यहाँ पे ये चारों रचना नाटक है और मोहन राकेश इसको लिखे हैं। तो देखिए अब देखिए कैसे इसको ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक कहानी क्रिएट करते हैं। ठीक है, कहानी जल्दी समझ में आता है और याद भी रहता है, तो कहानी क्रिएट करने में आपको आसानी रहेगी। मोहन के आधे अधूरे जो हैं वो दूध के दांत, अभी जो मोहन है छोटा बच्चा है उसके जो आधे अधूरे दांत निकले हैं, दांत दूध के दांत हैं, वो आषाढ़ के दिन, जब आषाढ़ का दिन आता है तो लहरों में गिर जाते हैं। ठीक है, आप उसे बड़ी तरीके से बनाइए, देखिए कितना बढ़िया बना चीज है कि मोहन का जब आधे अधूरे जो दूध के दांत हैं वो जैसे आषाढ़ का दिन आता है और लहरों में क्या होता है, गिर जाते हैं, तो मोहन यानी मोहन राकेश हो जाएगा। और इसके बाद जो है आधे अधूरे, तो यहाँ पे आधे अधूरे हो जाएगा, और ये दूध के दांत हो जाएगा यहाँ पे आषाढ़ के दिन, और फिर इसके बाद लहरों का राजहंस हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला पॉइंट दोस्तों। यहाँ पे अगला पॉइंट है मेरी असफलता, ये रचना है।
ठीक है। और उसके बाद ये विधा आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय जो है इसकी रचनाकार हैं। तो देखिए आप अपने बाबू को जो है थोड़ा सा याद करिए, अपने बाबू को, ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि बाबू मेरी असफलता पर मेरी आत्मकथा लिखना, जब मैं असफल हो जाऊंगा तो मेरी आत्मकथा लिखना, मेरे बारे में लिखना, लेकिन अभी मत लिखना, ठीक है। तो आप महसूस करिए कि अपने बाबू के बारे में सोचिए और आपके बाबू आपकी असफलता के बारे में आपकी आत्मकथा लिख रही हैं। तो बाबू यानी बाबू गुलाब राय हो जाएगा और असफलता असफलता हो जाएगा, आत्मकथा के बारे में लिखा जा रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रिक अपने तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट दोस्तों। चीता के फूल जो है यहाँ पे रचना है और कहानी जो है यहाँ पे विधा है और राम वृक्ष बेनपुरी जो है इसके रचनाकार हैं। तो यहाँ पे देखिए फूल जो उगते हैं, जो फूल निकलते हैं कहाँ लगते हैं, वृक्ष में लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए चीता का फूल हो जाएगा, वृक्ष यानी राम वृक्ष बेनपुरी। थोड़ा सा कीवर्ड लगाएंगे तो जो है आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब बहुविकल्पी क्वेश्चन का। यहाँ से 10 क्वेश्चन दोस्तों मैंने ये आपको कवर कर दिया है, 10 क्वेश्चन ये हैं और फिर 15 क्वेश्चन अब आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है। तो आपका पूरा 25 क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इनको भी ट्रिक के माध्यम से कवर करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, इनमें से जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। अब इसमें ट्रिक थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ट्रिक में कैसे है, आपके विचार से सुंदर कौन है जो आपके दिल में रहता है। सिंपल सी बात ये है भैया, सुंदर वही तो लगता है जो आपके दिल में रहता है। अब कोई भी हो, एनीवन, कोई भी हो सकता है, आपके गार्जियन भी हो सकते हैं, आपका कोई लवर भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई एनीवन कोई भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है। यानी जो आपके विचार से सुंदर वही रहता है जो आपके दिल में रहता है। तो यहाँ पे देखिए विचार, यहाँ पे देखिए इसमें विचार शब्द वैचारिकी में जो है थोड़ा विचार शब्द मिल रहा है, तो आप इससे विचार ले लीजिए। और सुंदर है यहाँ पे तो सुंदर रेड्डी हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, वैचारिकी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। अगला पॉइंट है ब्राह्मण पत्रिका संपादक जो है किसने किया है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्राह्मण है, ठीक है। इसमें देखिए किसी के नाम के आगे ब्राह्मण दिख रहा है, प्रताप नारायण मिश्र देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये ब्राह्मण है, तो यहाँ पे आप ट्रिक लगा लीजिए, तो प्रताप नारायण मिश्र जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट दोस्तों। यहाँ पे नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। तो यहाँ पे नासिकेतोपाख्यान उसके लेखक जो है, देखिए यहाँ पे लिखा है सदा नशे में रहोगे। तो भैया व्याख्या क्या करोगे, सदा नशे में रहोगे तो व्याख्या क्या करोगे। तो सदा यहाँ पे देखिए तो मुंशी सदा सुखलाल हो जाएगा और इसके बाद जो है नशा यानी नासिकेतो व्याख्यानी सेंटेंस हो जाएगा। तो नासिकेतोपाख्यान जो है सदा सुखलाल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कीवर्ड पकड़िए और उसी के माध्यम से जो है ऑप्शन पकड़ने की कोशिश करिए। बात करते हैं रानी केतकी की कहानी। चौथा क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी। तो देखिए ये मुंशी नहीं रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इंशाअल्लाह रानी मेरी हो जाए। आप दुआ करिए उस परवरदिगार से कि इंशाअल्लाह रानी मेरी हो जाए। तो इंशाअल्लाह देखिए यहाँ पे लिखा है इंशाअल्लाह और रानी मेरी हो जाए। तो रानी केतकी ये किसने लिखा है, ये लिखा है इंशाअल्लाह खान ने, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5वां है 84 वैष्णव वन की वार्ता का संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गोकुल में विष्णु जी का अवतार हुआ है। तो यहाँ पे जो वैष्णव लिखा हुआ है यहाँ से विष्णु ले लीजिए। तो विष्णु और किस गोकुल में क्या हुआ है, अवतार हुआ, तो गोकुल नाथ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए अष्टयाम की रचनाकार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो फटाफट एक बार देख लीजिए, आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। अष्टयाम के रचनाकार कौन से हैं। तो यहाँ पे जो है अष्टयाम में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसका अष्ट लिया है और यहां से ना लिया है, तो यहाँ पे नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जो है सही आंसर नहीं देंगे तो नष्ट हो जाएंगे। तो नष्ट यानी नाभादास हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे नाभादास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टयाम के जो रचनाकार है वो नाभादास हो जाएगा। यहां से मैंने ना लिया पहला और यहां से अष्ट नष्ट हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। यहाँ पे अगला पॉइंट है सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है किसकी है, स्वामी सत्य बोलो, स्वामी सत्य बोलो। तो देखिए यहाँ पे स्वामी जो है सत्य बोलने की बात हो रही, तो स्वामी देखिए यहाँ पे है स्वामी और सत्य मनो सत्यार्थ हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका घा हो जाएगा, ठीक है।
एक पॉइंट नोट कर लीजिए, सत्यार्थ जो प्रकाश रचना है इसका संबंध आर्य समाज से है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना का संबंध किससे है, तो आर्य समाज से है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पे देखिए, राजा भोज का सपना के लेखक, राजा भोज के सपना के लेखक कौन है, आइए ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, शिव जी का जो प्रसाद है वो राजा को भोग चढ़ाते हैं। शिव जी का जो प्रसाद है वो राजा को क्या चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं। तो शिव जी यहाँ पे देखिए शिव जी का प्रसाद हो जाएगा और राजा को भोग यानी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा का वाला, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीवर्ड समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, आनंद कदम्बिनी के संपादक कौन से हैं, तो आइए ट्रिक से देखते हैं इसको। प्रेम में आनंद है प्रेमानंद, प्रेम में क्या है, आनंद है, बहुत आनंद है भैया, प्रेमानंद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रेम यानी यहाँ पे देखिए ये प्रेम लिखा हुआ है शब्द यहाँ पे और ये आनंद है तो प्रेमानंद हो जाएगा, राइट आंसर इसमें घाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हंस के संपादक थे। तो देखिए यहाँ पे प्रेम हंस लिख लीजिए, प्रेम हंस और प्रेम यहाँ पे देखिए लिखा है, हंस यहाँ पे लिखा है तो प्रेमचंद हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है, तो तिब्बत यात्रा के लेखक में देखिए, जब राहुल को आप जो है राहुल गांधी को आप तस्वीर ले लीजिए अपने दिमाग में, तो राहुल जो है तिब्बत यात्रा पर गए हैं, राहुल के साथ तिब्बत यात्रा पे अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे राहुल संकृत्यान हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतेंद्र युग के लेखक हैं। तो भारतेंद्र युग के लेखक कौन है, कृष्ण बाल भरते हैं, क्या करते हैं आप महसूस करिए, कृष्ण जी है और बाल अपना नोच के जो है तोड़ के भर रहे हैं, तो बाल कृष्ण और भरते यानी भारतेंद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के, रसंग रंजन की रचनाकार कौन है, तो रसंग रंजन की रचनाकार देखिए, राजन आप महावीर हैं, कोई राजा है और उसका सेनापति कह रहा है राजन आप महावीर हैं, तो राजन क्या है, महावीर हैं, कौन, राजन यानी रसंग रंजन हो जाएगा, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, हिंदी गद्य की प्रवर्तक कहे जाते हैं, तो आप सभी को पता होगा हिंदी गद्य की प्रवर्तक या जो है साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं, तो राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 25 क्वेश्चन आपके सामने मैंने कवर किया दोस्तों। बात करते हैं ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है, तो ध्रुव स्वामी देखिए, स्वामी इतना नाटक नहीं करना चाहिए, स्वामी इतना नाटक नहीं करना चाहिए, नाटक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। टॉप 10 मैं निबंध लेकर आया हूं, अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो 100% है कि आपके इसी 10 में से आपके पेपर में निबंध देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं ऐसे कौन कौन से वो टॉप 10 निबंध हैं जिसे आप जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं, सबसे पहले 10 नंबर से शुरुआत करेंगे, इसके बाद टॉप 5 जो आपके सामने लेकर आऊंगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके बाद टॉप 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और जो टॉप 1 टॉप 2 और टॉप 3 हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से 100% आपके पेपर में जरूर आ जाएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो है टॉप 10 में, सबसे 10 नंबर पे जो मैंने रखा है यहाँ पे वो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 में ये सवाल पूछा गया है, मतलब ये निबंध पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार जरूर तैयार कर लीजिए। मैं टॉप 5 निबंध एक बार पूरा अच्छे से लिख कर लेकर आऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा आपको कैसे निबंध पेपर में लिखा जाता है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि टॉप 10 निबंध इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो 10वें नंबर पे जो मैंने रखा है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके बाद तो जो 9वें नंबर पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट है नारी शिक्षा या फिर सशक्तिकरण से संबंधित, जिसको देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो टॉपिक मेन तो नारी शिक्षा और सशक्तिकरण के ऊपर है, लेकिन कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है नारी शिक्षा से संबंधित पूछ लेगा, नारी सशक्तिकरण से पूछ लेगा, नारी शिक्षा स्वरूप क्या है इसके बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसी से संबंधित है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। और फिर इसके बाद नारी शिक्षा की उपयोगिता, मतलब ये है कि इसमें से भी कोई एक पूछेगा, आंसर आपका वही होगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पैटर्न हो बदल देता है, आंसर वही रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख लीजिए और आप इसे तैयार कर लीजिए।
ठीक है। 8वें नंबर पे दोस्तों यहाँ पे जो है वो भारतीय किसान की समस्या समाधान है। बहुत सारे आज की डेट में देखा जाए तो भारतीय किसान की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो आप एक बार इसको जरूर देखें, पढ़ लीजिए अच्छे से, और निबंध कैसे लिखा जाता है मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसके बाद तो जो है 7वें नंबर पे है साहित्य समाज का दर्पण है। 2024 में, 2023 में, 2022 में सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, किसी न किसी सेट में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो साहित्य समाज का दर्पण आप इसे तैयार कर लीजिए। अगर साहित्य समाज का दर्पण नहीं पूछेगा तो ऐसे थोड़ा सा घुमा देगा और आपसे पूछेगा साहित्य समाज पर निबंध लिखिए, साहित्य जीवन पर, या फिर साहित्य समाज का संबंध क्या है, इससे संबंधित जो है ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा। आंसर वही रहेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा बदल देता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आप बस साहित्य समाज का दर्पण है इसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मतलब कि जो 6 नंबर का निबंध है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद क्या है, इसके कारण एवं निवारण मेन टॉपिक हो गया। अब देखिए कैसे कैसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग सेटों में अलग अलग सत्र में पूछा है, जैसे कि आतंकवाद की समस्या, विश्व शांति या आतंकवाद। इसके बाद विश्व शांति यहाँ पे डबल हो गया है, एक ही रहेगा। इसके बाद है आतंकवाद विश्व मानवता का शत्रु है, ये पूछ सकता है। फिर इसके बाद आतंकवाद की समस्या और समाधान, इस टाइप के यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। तो आप मेन टॉपिक जो है आप इसे तैयार कर लीजिए, इसी में से आपका जो है सारा आंसर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 की। टॉप 5 दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां बात करते हैं टॉप 5 में भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण। 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2020 में ये लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भ्रष्टाचार कारण निवारण पे निबंध लिखिए। यहां पे अगर ये नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा भारत में भ्रष्टाचार पर जो है निबंध लिखिए। भारत की एक राष्ट्रीय समस्या है भ्रष्टाचार, ठीक है, इस पे पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है देश में भ्रष्टाचार की जो बढ़ते कदम है, ये इससे संबंधित पूछ सकता है। भ्रष्टाचार एक भयावह समस्या है, अनियंत्रित भ्रष्टाचार का कारण एवं निवारण बताइए। मतलब दोस्तों यही है कि भ्रष्टाचार आप तैयार कर लीजिए, इसमें से कोई भी आपका पूछेगा आंसर वही होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टॉप 4 में आ जाते हैं। टॉप 4 में विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, और इसीलिए जो है आप इसे तैयार कर लीजिए। देखिए अगर ये नहीं पूछेगा तो आपसे पूछा जाएगा विज्ञान में बढ़ते कदम, विज्ञान और आधुनिकता क्या है, ठीक है, इससे संबंधित विज्ञान विकास है या विनाश है। देखिए कितनी बढ़िया चीज लिखी गई है यहाँ पे। विज्ञान हमारा मित्र है या शत्रु है, ऐसे भी पूछ सकता है। विज्ञान की प्रगति एवं विश्व शांति, यानी कुल मिला के देखा जाए तो विज्ञान वरदान और अभिशाप है, इसको तैयार कर लीजिए। आपका सारा टॉपिक इसी में कवर हो जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। टॉप 3 के दोस्तों बात करें तो देखिए हर साल मेरे कवि या लेखक के बारे में पूछा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे पूछ लेगा कि महाकवि तुलसीदास के बारे में, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास, मेरे प्रिय कवि साहित्यकार, रामचरितमानस के प्रासंगिकता के बारे में पूछ लेगा, लोक मंगल के कवि गोस्वामी तुलसीदास। कहने का मतलब ये है कि आप ये टॉपिक कवर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं टॉप 2 में। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि समस्या समाधान हर साल लगातार पूछा जा रहा है किसी न किसी रूप में। जैसे कि बात करें बढ़ती जनसंख्या देश के लिए भविष्य में, मतलब कि बढ़ती जो जनसंख्या है ये देश का भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे निबंध लिखना है। जनसंख्या जो बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कारण निवारण बताइए, जनसंख्या वृद्धि देश के विकास में कैसे बाधक है, ये पूछ सकता है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं नियंत्रण बताइए। कुल मिलाकर जुला के दोस्तों देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि समस्या समाधान के बारे में पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद तो आज का जो पहला नंबर है वो पहला नंबर है पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान। इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, पर्यावरण के बारे में हर साल पूछा जाता है, चाहे पर्यावरण संरक्षण का महत्व पूछे या पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पूछे, पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन पूछे या फिर पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय पूछे या फिर पर्यावरण का संतुलन या फिर मानव जीवन पर इसका प्रभाव क्या है। इस टॉपिक से सवाल यहाँ पे हर साल बनते हैं। हिंदी में कैसे आप गद्यांश को सेकंडों में पहचान सकते हैं,
कि किस चैप्टर से लिया गया है। आइए आज किस बारे में बात करने वाले हैं कि हिंदी का जो गद्यांश है वो कैसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे चैप्टर का नाम देख लीजिए, राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है, चैप्टर में कुछ ऐसे कीवर्ड हैं, उन कीवर्ड को आपको ध्यान में रखना है और जो है कीवर्ड से ही जो है आपको पहचानने की कोशिश करना है। तो ये चैप्टर का नाम यहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप है, यानी आपको गद्यांश में राष्ट्र शब्द दिखाई देगा तो समझ जाना कि राष्ट्र स्वरूप से लिया गया है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा राष्ट्र का स्वरूप का। यहाँ पे देख सकते हैं जो लेखक है वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है, इनका जीवन परिचय भी आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए आप चलते हैं यहाँ पे हम लोग सेंटेंस पे और यहाँ पे की करके क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए गद्यांश लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय शब्द लिखा गया, राष्ट्रीय जन। ठीक है, तो राष्ट्रीय शब्द या राष्ट्र दिखाई दे तो समझ जाना आप लोग कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ये पहली पहचान इसकी हो गई। दूसरा है जैसे देश के बारे में, देश के मतलब पृथ्वी के बारे में या फिर जो है पृथ्वी से संबंधित अगर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं तो आप उसको जो है समझिए कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। बात करते हैं यहाँ पे आगे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए राष्ट्र का स्वरूप, यहाँ पे तो पूरा नाम ही दे दिया गया राष्ट्र का स्वरूप, तो आसानी से पहचान सकते हैं। राष्ट्रीय विचारधारा, आसानी से इसे पहचान सकते हैं कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके बाद तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे दे सकते हैं राष्ट्रीय विचारधारा दिया गया है, राष्ट्र की राष्ट्रीयता का जड़ दिया गया है, और तो इसका मतलब यह है कि ये राष्ट्र के स्वरूप से चैप्टर से लिया गया है। आसानी से इसे पहचान सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट न रह जाए, आपको पूरा जो है सेंटेंस पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं मातृभूमि के बारे में दिया है तो यहाँ पे आगे राष्ट्र लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि जो है राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। यहाँ पे देखिए मातृभूमि के बारे में दिया गया है तो मातृभूमि से संबंधित राष्ट्र के बारे में आप समझिए कि उसी चैप्टर से लिया गया है। तो ये जो चैप्टर है ये राष्ट्र का स्वरूप है, आप इससे आसानी से पहचान सकते हैं कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। यानी राष्ट्र शब्द आपको पता होना चाहिए, राष्ट्र शब्द से ही आपको पकड़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए राष्ट्र लिखा हुआ है, यहाँ भी राष्ट्र लिखा हुआ है, तो समझ जाइए आपके जो है ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ठीक है, हर जगह आपको राष्ट्र या राष्ट्र देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आपको पहचान जाना है कि भैया ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो यहाँ पे कुछ और मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे आप देख सकते हैं सब जगह पे यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, आते हैं लेसन नंबर 2 पर, भाग्य और पुरुषार्थ। तो यहाँ पे जो है कीवर्ड आपको क्या उठानी है, देखिए फास्ट ट्रैक रिवीजन में जो है आपको भाग्य और ईश्वर यानी भाग्य जो शब्द है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आप अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे तो समझ जाना कि भाग्य और पुरुषार्थ से लिया गया है। आइए इसके सेंटेंस पे नजर डालते हैं। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं पहला जैसे सेंटेंस दिया गया है तो यहाँ पे देखिए भाग्य लिखा है, यहाँ पुरुषार्थ लिखा है, तो समझ जाइए कि भाग्य और पुरुषार्थ से ये लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं भाग्य लिखा हुआ है, भाग्य विधाता यहाँ संबंधित है, पुरुषार्थ लिखा हुआ है, तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और भी यहाँ पे देख लीजिए ताकि जो है आपको कोई डाउट ना रह जाए। जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं, भाग्योदय लिखा है, भाग्य लिखा है, तो समझ जाए कि जो है ये चैप्टर भाग्य और पुरुषार्थ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ भी दे सकते हैं पुरुषार्थ लिखा हुआ है, भाग्य लिखा हुआ है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको पहचानने के लिए। ठीक है, और आप यहाँ भी दे सकते हैं, ऐसे जो है आप देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम यहाँ पे यानी हॉस्पिटल अस्पताल के बारे में संबंधित यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे कीवर्ड को एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे अशोक के फूल। अशोक के फूल ऐसे ही आप दे सकते हैं, कहीं भी सेंटेंस में जो है आपको इस प्रकार से कुछ दिखाई दे तो आपको समझना क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पुष्पित अशोक, तो समझिए कि अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ कीवर्ड है जिसके माध्यम से जो है आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे अशोक का वृक्ष दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। बस थोड़ा सा कीवर्ड आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
आप सारी चीज यहाँ पे आप दे सकते हैं। सब में जो है कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ देखने को कीवर्ड यहाँ पे जैसे मिल जाएगी। हिंदी के एक ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों पूछा गया, नहीं लगातार पूछा जा रहा है, आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, इसका छोटा सा प्रारूप आप यहाँ पे दे सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है आपकी जो इसमें आप लिखने की तरीका है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। दूसरी बात ये है, आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, 1 से 1.5 पेज में आपको जीवन परिचय पूरा खत्म कर देनी है, ठीक है। अगर 2 पेज से ज्यादा जाएगा तो आपका टाइम वहां पे लॉस होगा और अन्य क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि आपका 1 से 1.5 पेज में जीवन परिचय कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 5 नंबर मिलेगा और 80 शब्द आपके पास हैं। 80 शब्दों में पूरा जीवन परिचय कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बात करें तो जीवन परिचय में छोटा सा एक बॉक्स बना लीजिए यहाँ पे, और बॉक्स में जैसे उनका जन्म, ठीक है, उनका जन्म लिख दीजिए। जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, माता पिता का नाम क्या है, भाषा शैली वगैरह क्या है, ये थोड़ी सी परिचय इनके यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर इसी चीज को आप यहाँ पे अपनी भाषा में कन्वर्ट करिए, ठीक है। जैसे कि क्या लिखेंगे, साहित्यिक परिचय यहाँ पे दिया है। साहित्यिक परिचय अगर लिखना है तो आपको जो है यहाँ पे इस प्रकार से जो है डायग्राम में मतलब बना के बॉक्स वहां पे आप इंडिकेट जरूर करेंगे। फिर हेडिंग डाल देंगे साहित्यिक परिचय, उनके बारे में लिखेंगे। मैथिली शरण गुप्त बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी, यानी जो है इनके अंदर बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही जो है काव्य की जो प्रवृत्ति है, यानी काव्य की रचनाओं के बारे में इनके अंदर विद्यमान था, ठीक है। अल्प आयु से ही रचना करने लगे थे, ये छोटी सी उम्र में ही रचना करने लगे थे। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के जो है स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। यानी जब ये अपने कविता करते हैं, यानी जब रचना करते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रभक्ति की भावना और राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित होती है। मतलब उनके रचनाओं में हमें राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है। आगे इसमें आप लिखेंगे, इसलिए हिंदी साहित्य के विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी विभूषित किया है। तो यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बन जाएगी कि राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त को। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस कहानी की तरह एक बार समझ जाइए, आप आसानी से प्रेजेंट कर पाएंगे। आगे दोस्तों इसमें लिखेंगे, मैथिली शरण गुप्त के आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक समझे जाते हैं। इनकी प्रारंभिक रचना कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैशोपकारक में प्रकाशित होती थी। जो कुछ ऐसे शब्द हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं ताकि जो है आप उसे रिवाइज कर सकें और मेन कीवर्ड जो आपको याद रहे, ठीक है। आचार्य द्विवेदी जी से संपर्क होने के बाद मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगे। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन 1909 में हुआ था। तो इस प्रकार से जो है इनकी साहित्यिक परिचय हो जाएगा और यहाँ पे छोटा सा बॉक्स में उनका जीवन परिचय यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनकी जो है, इनकी जो रचनाएं जो है, कृतियां कौन कौन सी, एक शॉर्ट जो है आप यहाँ पे जीवन परिचय तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कृतियों की बात करें तो यहाँ पे रचनाओं में दे सकते हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, गुप्त जी की जो है अन्य पुस्तकें जैसे झंकार वगैरह थी, ठीक है, सिद्धराज, पंचवटी, पृथ्वीराज, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। बात करें साहित्य में स्थान, एक लाइन लिख देंगे, मैथिली शरण गुप्त का साहित्य में उच्च स्थान था, इतना लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय मतलब जीवन के बारे में समझना है, साहित्यिक परिचय उनके बारे में क्या क्या अपने लाइफ में उन्होंने किया था। तो बस एक इमेज तस्वीर बनाइए जयशंकर प्रसाद का अपने दिमाग में और याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है आप एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स बनाने के बाद जो है आप उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख दीजिए, जैसे कि उनका नाम, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, भाषा शैली, शिक्षा, मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ बॉक्स बना के अपना जो है यहाँ पे थोड़ा सा उनका परिचय आप दे दीजिए। इसके बाद यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिखेंगे और यहाँ पे जो है साहित्यिक परिचय की शुरुआत करते हैं। तो साहित्यिक परिचय में जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ये पहली लाइन हो जाएगी। इसके बाद जयशंकर प्रसाद अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी के प्रवर्तक समझे जाते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है जयशंकर प्रसाद जो थे वो जो है छायावादी युग के जो है काव्य के जन्मदाता। दूसरी बात ये है कि छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकी रचना कामायनी जो है और एक कालजयी, जो इसका मतलब होता है काल को जीतने वाला, कालजयी कहलाता है, ठीक है।
इनकी रचना है। तो यहाँ पे दो रचना हो जाएगी, कामायनी और जो है कालजयी, एक मुख्य रचना इनकी हो जाएगी। इसके बाद जो है इसमें लिखेंगे जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों और विशेषताओं का समावेश किया गया है। कहने का मतलब ये कि रचनाएं इनकी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन कामायनी और कालजयी ये दो ऐसी कुछ रचनाएं हैं जिसमें से उनमें छायावादी की जो प्रवृत्तियां हैं उनकी विशेषताओं का समावेश यानी वर्णन किया गया है। तो यहाँ से इनके जो है इनकी बातों को जानकारी मिलती है कामायनी और कालजयी के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला ये है कि महाकवि जयशंकर प्रसाद जो है ये छायावादी युग के जन्मदाता, और दूसरी बात ये है छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। और नेक्स्ट है ये कामायनी और कालजयी। कामायनी और कालजयी देखिए यहाँ पे दोनों में का कॉमन है, यहाँ भी का भी है, यहाँ भी का भी है, तो का से कॉमन है, दोनों काका के नाम से आप इसे याद कर सकते हैं, कामायनी और कालजयी। और ये दोनों जो रचनाएं हैं, इन्हीं जो रचनाएं ये हैं, इनमें छायावादी की जो प्रवृत्तियां हैं उनकी विशेषताओं का समावेश किया गया है। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे जो है इसमें लिखेंगे कि प्रसाद छायावादी के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य की प्रमुख विषय रहा है। इन्हें जो है प्रेम और सौंदर्य से संबंधित जो है ये अपने काव्य की रचना करते थे। ठीक है, आगे है यहाँ पे लिखेंगे इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। मतलब कि जो इन्होंने अपने काव्य में रचना की है, इन्होंने जो है आध्यात्मिक को बल दिया गया है। ठीक है, आध्यात्मिक बल दिया गया है, और आनंद यानी आप आध्यात्मिक यानी ईश्वर की प्राप्ति की बात कही गई है, और जो है आनंद का अनुभूति जो है इनमें आपको देखने को मिलती है। आगे लिखेंगे प्रसाद जी की आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया है और हिंदी जगत में नवीन क्रांतियां भी उत्पन्न कर दी हैं, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इनकी साहित्यिक परिचय हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे बस एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो है अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है कृतियां। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या हैं, कृतियां कैसे लिखेंगे उसको समझ लीजिए। रचनाओं की अगर बात करें तो यहाँ पे कामायनी जो है, कामायनी यहाँ पे देखेंगे तो ये महाकाव्य छायावादी के मूर्ति जो है कीर्ति का स्तंभ माना जाता है। कामायनी हो गया, इसके बाद आंसू हो गया, यह वियोग पर आधारित काव्य है। ठीक है, आंसू जो है ये वियोग पर आधारित काव्य है। जब कोई वियोग में होता है तो उससे संबंधित यहाँ पे ये रचना की गई है। अगला है लहर, इसमें प्रसाद जी की भावात्मक कविताओं का संग्रहित किया गया है। ठीक है, इसमें जो है लहर जो है इसमें प्रसाद जी की जो भावात्मक विचार हैं उनको प्रकट इन्होंने किया है। झरना की अगर बात करें तो प्रसाद जी छायावादी की कविताओं को इसमें जो है संग्रह किए हैं। ठीक है, आगे इसमें जो नाटक लिखा है, नाटक में जैसे चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, द्रुप स्वामिनी है, अजातशत्रु है, ये इनके नाटक हो जाएंगे। वहीं बात करें उपन्यास की तो कंकाल, तितली, इरावती जैसे कुछ प्रसिद्ध यहाँ पे उपन्यास है इनके। बात करें कहानी की तो यहाँ पे छाया, आकाशदीप, आदि, इंद्रजाल जो है कुछ ऐसी प्रसिद्ध कहानियां हैं जो इनकी फेमस हैं। तो कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो आप इस प्रकार से दोस्तों लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस प्रकार से लिख देंगे तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपका जो जीवन परिचय है ये आपको कुछ नंबर यहाँ से मिल जाएगा, यानी 5 में 5 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण जीवन परिचय आपको बताने वाले हैं। 100% दोस्तों गारंटी की आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। जो मैं जीवन परिचय को बताने वाला हूं, जिन लेखकों और कवि का बताने वाला हूं, अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर में गारंटी है देखने को जरूर मिलेगा। मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर और क्वेश्चन बैंक किताबों को खंगाल के बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। सबसे पहले उसको बात करते हैं यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय कौन कौन तैयार करना है आपको। तो लेखक के जीवन परिचय में हर साल पूछा जाने वाला 2010 से लेकर 2024 तक लगातार किसी न किसी सेट में दोस्तों जरूर देखने को मिलता है ये 3 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर का, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों जीवन परिचय में से एक जीवन परिचय आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। 100% दोस्तों तैयार कर लीजिए, इसी में से आपके पेपर में जरूर देखने को आएगा।
चलिए बात करते हैं अगला, कवि के जीवन परिचय में कौन कौन से जीवन परिचय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने ये रहा। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, ये 3 कवि जीवन परिचय में आप तैयार कर लीजिए। 100% दोस्तों इसी में से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।